इसी एजिटेशन के साथ आपका एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा आता है, इसी एजिटेशन के साथ आपके लेबर लॉस का मुद्दा है, इसी एजिटेशन के साथ आपके बिजली के बिल्स का मुद्दा है, और इसी एजिटेशन के साथ आपके कॉर्पोरेटाइजेशन का मुद्दा है। और ये एजिटेशन को छोटा मोटा एजिटेशन नहीं चल रहा है, पर आप ये देखिए कि मीडिया में इस एजिटेशन को किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है और किसके दबाव में किया गया और किसके कहने पे किया गया। ये तो मैं मतलब ये तो समझदार आदमी वैसे ही समझ जाएगा, है ना। तो लोगों के मुद्दे वो आते रहते हैं, बट ऐसा होता है ना कि वो कैसे आप उसको ओवरराइड कर सकते हैं और झूठ आपका जो बम्बार्डमेंट आप करते हैं उसको कैसे आप प्रोपेगेंडा से काउंटर कर पाते हैं। अब देखिए पंजाब में आज की स्थिति यह है कि बीजेपी के नेता अपनी कोई प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं, यह पंजाब की बात है। तो कहा जाएगा कि पंजाब में कभी बीजेपी इतनी स्ट्रांग थी भी नहीं, ठीक है। हरियाणा में आ जाइए, हरियाणा में तो सरकार बीजेपी की है ना, तो क्या वजह है कि आज हरियाणा में आज भी हांसी में बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है। इस समय भी हरियाणा में आज यही परिस्थिति होगी है कि बीजेपी और जेजेपी जो उनकी रूलिंग अलाय हैं, इनके अगर ये नेता लोग अपने ही गांव में जाके प्रोग्राम ना कर पाए तो डेफिनेट बात है कि लोगों के इश्यूज हैं वो ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। ये चीजें उत्तराखंड की परिस्थिति आप देख लीजिए, आप खुद ही जानते हैं कि अभी 1-2 दिन पहले जो प्रोटेस्ट हुए हैं वहां पर आपके जो नारेबाजी वहां केदारनाथ में हुई है, मुख्यमंत्री के विरुद्ध हुई है। ठीक है, मतलब एक मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो एक अलग चीज है, पर लोगों ने अपना रोष तो व्यक्त किया ना। लोग अपना रोष व्यक्त करते हैं। अब उसमें फिर 2 चीजें आती है कि एक रोल जो मीडिया का है वो अपना रोल बिल्कुल नहीं प्ले कर रहा है, जो मास मीडिया है आपका, अखबारें और टेलीविजन चैनल तो मतलब एक तरह से सरकारी भोंपू बनकर रह गए। और आज ये आपस में कंपीट नहीं कर रहे, कंपीट करते हैं पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के साथ कि सरकार की ज्यादा वाहवाही पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट करेगा या हम करेंगे। एक वो है, और दूसरा रोल जो आता है वो आता है ऑपोजिशन का। क्या ऑपोजिशन इस नाराजगी को चैनलाइज कर पाती है वोट में? वो सबसे बड़ी चीज है। और उसको चैनलाइज करने के लिए ऑपोजिशन को खुद भी बहुत अपने आप को स्ट्रीमलाइन करना बहुत जरूरी होता है। ये जो एक कल्चर है कि लीडर इंपोर्ट करके उनको टिकट दे देना। अब आप जानते हैं उत्तराखंड में आप बैठे हैं, उत्तराखंड में पिछले चुनाव से पहले बहुत से कांग्रेस लीडर चले गए थे बीजेपी में, वहां जाके वहां उन्होंने मतलब सत्ता का सुख भोगा। अब उनमें से कई वापस आएंगे, और अगर वही कांग्रेस उन्हें फिर सीट देगी और फिर मंत्री बनाएगी तो लोगों में तो फ्रस्ट्रेशन रहती है ना। तो ऑपोजिशन का एक रोल होता है कि आप उस नाराजगी को वोट्स में कैसे चैनलाइज करते हैं। अब ऑपोजिशन अगर ये वही टेंटेड लोगों को टिकटें देती है तो फिर किसके खिलाफ आप बोल रहे थे और किन लोगों को आप टिकट दे रहे हैं, आपका कंडक्ट क्या है। ये तमाम चीजें होती हैं जो ये देती हैं, आपका एक मैसेज देती हैं एक डेमोक्रेसी में। अब हिमाचल में सीधी सी बात है कि हिमाचल में वही गोदी मीडिया हिमाचल में भी है, वही हथकंडे यहां भी थे, वही प्रोपेगेंडा यहां भी था। कारगिल के ऊपर खूब प्रोपेगेंडा हुआ, पर जब लोगों के अपने लाइवलीहुड अपनी चीजों पे बात आती है, और कांग्रेस ने इस पर सबसे जो मैं कहूंगा कि सही बात यह कि जो कैंडिडेट जो दिए, अब मैं आपको अर्की का एग्जांपल देता हूं। अर्की में एक युवा नेता को इन्होंने टिकट दिया, संजय अवस्थी। पिछली बार चुनाव हारे थे वो, पिछली बार वो सीट वीरभद्र सिंह ने लड़ी थी, इस बार उनको उतारा गया। ये कैंडिडेट है जो आम परिवार से आते हैं, ठीक है, नॉन पॉलिटिकल फैमिली से, आम परिवार से आते हैं। जिस आदमी ने मेहनत की है उसको आपने कैंडिडेट बनाया और उसको आपने फील्ड में उतारा, तो लोगों ने, ऑब्वियस है, जिसका कनेक्ट अच्छा है, जो एक साफ छवि का आदमी है, तो उसको लोगों ने वोट दिया, दिखती सी बात है। वही चीज आपकी इधर थी, आपके जो जुब्बल कोटखाई में लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। बीजेपी के जो कैंडिडेट जिन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया, उनको आप दरकिनार करके ऊपर से पैराशूट कैंडिडेट उतारा, तो लोगों ने उसमें, बल्कि ये हालत ये हुई कि बीजेपी के कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी। वोटर अपना सिग्नल देता है, पर बात वही आती कि ऑपोजिशन अपना रोल सही प्ले करता है या नहीं करता है, हर चुनाव का रिजल्ट उस पर डिपेंड करता है। जी राहुल। हाँ राजीव, देखिए नरेंद्र मोदी केदारनाथ आए थे तो उन्होंने वहां से यूपी अयोध्या की बात की। बोले अयोध्या जो है अपने मतलब जो गौरवमय अतीत था वो सदियों पुराना वापस लौट रहा है। काशी विश्वनाथ की उन्होंने बात की कि उसका एक कायाकल्प हो रहा है। और वहां से गुजरात, आप जानते हो गुजरात चूंकि आप रहे हो, कि गुजरात का ये इत्तेफाक भी है कि जब गुजरात के चुनाव हुए थे, मैं ये दिलचस्प जानकारी देना चाहूंगा कि पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वो जब आए थे तो मतलब वो संकेतों की राजनीति होती है,
तो वो वहीं से उसको एड्रेस कर रहे हैं। दूसरी, योगी आदित्यनाथ जो है राजनीतिक प्रस्ताव बीजेपी कार्य समिति में उन्होंने पेश किया है। तो मोटे तौर पे जो उनका जो अपना ट्रैक है, जो धर्म की राजनीति है, अब इसमें यूपी के लिहाज से वो एक जातियों की राजनीति भी कर रहे हैं, जातियों की शोकेसिंग भी कर रहे हैं। तो कॉकटेल दो एक साथ संभव है, क्योंकि मुझे लगता है कि यूपी में धर्म और जाति इस बार जो मतलब जातियां जीतनी है, धर्म जीतना है, उसका भी एक लिटमस टेस्ट लग रहा है। देखिए, धर्म का तो एक वो तो एक अलग पोलराइजेशन होती है, जो कि बीजेपी का पैटर्न है। एक इलेक्शंस में हमेशा से पोलराइज, जो धर्म के नाम पे वोट लेना या धर्म को आगे बढ़ाना, मतलब आगे रखना, हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है बीजेपी की, संघ परिवार की, वो एक चीज है। पर जातियों का जो बैलेंस करना, वो सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, बाकी पार्टियों के लिए भी एक मतलब नेसेसिटी बन जाता है, मैं ये कहूंगा। हालांकि हम कहते हैं कि हमें जातिवाद से उठने की बहुत जरूरत है, पर जातिवाद एक सच्चाई भी तो है यहां पर। तो जब आपको एक सच्चाई है यहां पर, आप अब देखिए, जिस तरह मायावती की हम बात करते हैं, तो दलित पॉलिटिक्स को मतलब उन्होंने एक कंसोलिडेट किया। अगर कांशीराम ने दलित वोट्स को कंसोलिडेट किया, तो उसी दलित वोट्स के दम पे मायावती मुख्यमंत्री भी बनी। तो जातियों का जो भी आपका जो एक स्ट्रांग बेस रहता है, उसको बैलेंस करना एक नेसेसिटी बन जाती है एक पॉलिटिकल पार्टी की, तो जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। पर ये एक सच्चाई है, यूपी जैसे स्टेट की सच्चाई है, जहां पर वोटर जो है वो वोटर, यूपी क्या मतलब बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा है, जिस तरह की पुरानी कहावत है ना, इन इंडिया यू डू नॉट कास्ट योर वोट, यू वोट योर कास्ट। तो उसके लिए तमाम पार्टियां जो है वो जिम्मेदार हैं, जातिवाद के लिए, यहां पर जाति की पॉलिटिक्स के लिए यहां पर वो जिम्मेदार हैं। और बीजेपी खैर इसको एक दूसरे लेवल पे ले गई, जब एक दूसरे लेवल पे ले गई है, और वो एक मतलब कि एक, मैं कहूंगा, एक बड़ा एक हेडी मिक्स बना दिया उन्होंने जाति और धर्म का। तो उसको बैलेंस करते हुए बीजेपी ने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई है। अब उसको काउंटर करना जो है, हाँ जी बताइए। उपचुनाव के बाद जो अचानक बीजेपी में बदलाव दिखा है, जैसे जो कोर इश्यूज हैं, जो लोकल इश्यूज हैं, लोगों के आम मास के जो इश्यूज हैं, अब उसको उन्होंने पहली बार मुझे लगता है सीरियसली लिया है। ऐसा नहीं कहूंगा कि वो नहीं लेते, लेकिन पहली बार लगा, जिस तरह से उन्होंने एक्साइज ड्यूटी से मैंने पहले भी कहा, एक झटके में कट की है और तुरंत की है इलेक्शन के बाद, ताकि उस पर इलेक्शन पे बहुत ज्यादा चर्चा ना हो, लोगों को ये लगा कि साहब देखो राहत मिल गई, ताकि वो निगेटिविटी ना जाए। तो उस लिहाज से हाँ, नेगेटिविटी जाने का कारण अब तक ये था कि आपकी पॉलिटिकल एरोगेंस कितनी थी। आप ये देखिए ना, आपको याद होगा निर्मला सीतारमण का वो बयान कि मैं प्याज नहीं खाती। हाँ, मतलब प्याज के रेट पे अगर ये कोई बोल रहा है, तो आप बोलेंगे अब मैं प्याज नहीं खाती। अब जिस तरह बात यह है कि जो इनके फुट सोल्जर हैं, वो भी उसी पॉलिटिकल एरोगेंस के एक बाय प्रोडक्ट हैं। उसी एरोगेंस में अगर कोई बोलता है पेट्रोल का भाव बढ़ गया, तो ठीक है ना, पैदल चलिए, साइकिल पर चलिए, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। ये जवाब देना लोगों को, जो मतलब कि इर्रेशनल जवाब जो हैं। पर ऑल ऑफ अ सडन अब ये हुआ है कि जिस तरह बीजेपी को ये रियलाइज हुआ है कि महंगाई एक मुद्दा है, और वो डेफिनेटली है। आप ये देखिए कि कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद जो इकोनॉमिक स्ट्रेस है यहां पर इंडिया में, लोगों की रोजगार चले गए हैं, लोगों के रोजगार चले गए हैं। अच्छा, जो एक सेक्टर आपका अच्छा कर रहा था, जिसने ग्रोथ दी थी, वो था एग्रीकल्चर सेक्टर। उस एग्रीकल्चर सेक्टर की आज हालत यह है कि वही सेक्टर आज सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है इन 3 फार्म लॉज को लेकर। ठीक है। अब तीसरी चीज, लोगों के रोजगार गए हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही है, उसके ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है। तो अल्टीमेटली आदमी परेशान तो है ना उससे। अब आप कल ही एक रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है, मेरे ख्याल से दिल्ली में हुई है, कि माल न्यूट्रिशन कितना बढ़ गया है। माल न्यूट्रिशन इसलिए बढ़ा, लॉकडाउन के समय मिड डे मील्स बंद होगी बच्चों की। तो तमाम चीजें जो है ना वो इंटरलिंक्ड होती है। अब सरकारें कहती है हमने सूखा राशन दिया, कितना दिया, किसको मिला, कहां मिला, खामियां उसमें भी रही होंगी। ठीक है ना। तो ये चीजें सारी की सारी लिंक्ड होती हैं। तो सरकारों को मतलब जब बात हम करते हैं कि अल्टीमेटली आपका जो होता है ना सत्ता का जो मद है, उसको छोड़ना होगा। लोग जब परेशान है, लोग जब बोल रहे हैं, तो आपको उनकी आवाज सुननी होगी। आफ्टर ऑल यू आर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप कोई मतलब राजा महाराजा नहीं है। एक डेमोक्रेसी है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है और लोगों के सर्वेंट हैं आप।
तो लोग कहीं ना तो कहीं आपको रियलाइज करवाते हैं। बीजेपी डिफेंसिव आपको लगता है कि डिफेंसिव हुई है? बीजेपी डेफिनेटली डिफेंसिव अभी हुई नहीं, अभी और होगी, अभी और होगी। ये मतलब एक अपने आप को प्रेजेंट करना एक और चीज है और पीछे की चीजें और चीज है। बीजेपी डिफेंसिव आप देखिए तो किसानों फार्म लॉस के मुद्दे पे भी डिफेंसिव है इस समय। बयान जो मर्जी देते रहे हो, बयान जो मर्जी देते रहे हो, पर मतलब अंदर हमारी बातचीत होती है तो सरकार ने यहां तक मैसेज भेजे कि आप इन लॉस को, जब इनकी बातचीत चल रही थी किसानों से, कि आप इनको विड्रॉ करने की बात मत कीजिए, इनमें आप तमाम अमेंडमेंट्स की बात कीजिए, इनको खोखला कर दीजिए, पर अमेंडमेंट्स की बात, क्योंकि अल्टीमेटली जिस कॉर्पोरेट लॉबी ने आपको इलेक्शंस को फंड किया है तो उनको भी तो खुश रखना है ना, वहां भी तो आपने डिलीवर करना है। और वो कॉर्पोरेट लॉबीज इस टाइम बहुत सफर कर रही है किसानों के आंदोलन की वजह से। पंजाब में अगर ये 40 प्लस टोल प्लाजाज बंद हैं पिछले 1 साल से, तो आप लगा सकते हैं कितना नुकसान जा रहा होगा। बिल्कुल। पंजाब में अगर ये कॉर्पोरेट्स के द्वारा चलाए जा रहे शॉपिंग मॉल्स बंद हैं और वो सिर्फ किराया भर रहे हैं, तो आप लगा सकते हैं कितना नुकसान उनको हुआ होगा और उनके क्या मैसेज जा रहे होंगे। तो ये तमाम चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं और बीजेपी मतलब डिफेंसिव, आप शो भले करें या ना करें पर इंपैक्ट तो जाता है ना इन चीजों का। वो चीजें साफ नजर आ रही हैं और आज तो बीजेपी के आपके अपने नेता बोल रहे हैं कि भाई बातचीत कीजिए, इसे निपटाइए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।